बात आज के चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई विशेषज्ञ डॉक्टर लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के अंदर आप लोगों को उन सब रोगों की जानकारियां देते हैं, उनके निदान की जानकारियां देते हैं और उनके उपचार की जानकारियां देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इस बार हम जिस डॉक्टर को लेकर आए हैं वो मित्तल हॉस्पिटल के अंदर शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रीति गर्ग। डॉक्टर प्रीति गर्ग, इससे पहले कि मैं आपसे उनको रूबरू कराऊं, मैं चाहूँगा कि आपका स्वागत करूं। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। इसके लिए डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि आप अपने विषय में ये बताएं कि आपने कहाँ से इस मेडिकल लाइन के अंदर प्रवेश किया, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आप कहाँ की रहने वाली हैं और किस तरीके से इसमें स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप आए और आपने पूरी लंबी यात्रा तय की। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल के दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी कि मैं सीकर जिले के पास पिपराली नाम का एक गांव है, वहाँ की बेसिकली मैं रहने वाली हूँ जी। और वहीं से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की, जो सीकर में जाके मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद से मैंने देखा गांव में कोई डॉक्टर्स वगैरह इतने हैं नहीं, बच्चों को काफ़ी, पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, सबको सीकर भाग के जाना पड़ता था या फिर सीकर में भी इलाज नहीं मिलता था, जयपुर जाना पड़ता था। तो मेरा मन में हुआ कि यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर वाली लाइन चूज करने का एक टारगेट मैंने डिसाइड किया उसी टाइम से। तो सबसे पहले मैंने झालावाड़ से मेरी MBBS की एजुकेशन कंप्लीट की। झालावाड़ आप कैसे पहुंच गए? सीकर पिपराली से झालावाड़ कैसे पहुंचे? वही प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जामिनेशन हुआ। ओके। और वहाँ पे झालावाड़ न्यू कॉलेज था उस टाइम पे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जी जी। तो जी। मुझे वो पसंद आया तो मैंने वहीं ज्वाइन किया झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में। जी। उसके बाद मैंने DCH किया पीडियाट्रिक्स में जबलपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। बहुत अच्छा कॉलेज है वो, बहुत फेमस कॉलेज है। जी बिल्कुल जी। हाँ। उसके बाद मैंने DNB किया पीडियाट्रिक्स में, जो मैंने जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर से कंप्लीट किया। उसके बाद में मेरी उसी ड्यूरेशन मेरी मैरिज हो गई अजमेर में जी। तो मैंने जेलन हॉस्पिटल के अंदर 1 साल एज ए सीनियर रेजिडेंट काम किया। गुड। और लास्ट 3 इयर्स में मैं मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। मैं एक आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो बात का जवाब दें वो कैमरे की तरफ देख कर दें, जिससे कि पब्लिक आपको देख सके अच्छी तरीके से, है ना। सबसे पहला मेरा सवाल है कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बच्चों में तरह तरह के रोग हो रहे हैं। बच्चों में कौन कौन से रोग गर्मियों में होते हैं और उनसे बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल। गर्मियों के अंदर देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है तो बच्चों को मोस्टली बच्चे डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी मौसमी बीमारियां जैसे कि टाइफाइड फीवर है, पीलिया है, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बच्चों का जी घबराना, चक्कर आना, ये सारी मौसमी बीमारियां बहुत कॉमनली देखने को आ रही है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बराबर लिक्विड पदार्थ बच्चों को बराबर पिलाते रहें, जैसे कि नींबू शिकंजी हो सकती है, छाछ हो सकती है, ORS का घोल हो सकता है, नारियल पानी या नॉर्मल पानी। लेकिन पेरेंट्स इंश्योर करते रहे कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को लिक्विड किसी न किसी फॉर्म में देते रहे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपने को ध्यान रखने हैं जो इन मौसमी बीमारियों से बच्चों को बचाने में मदद करेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन और अपनी पर्सनल सैनिटरी हाइजीन, आसपास के एनवायरनमेंट की हाइजीन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले अपने को ध्यान रखें, जैसे पेरेंट्स खाना प्रिपेयर करते हैं बच्चे के, तो हमेशा हैंड वॉश करके प्रॉपर खाना प्रिपेयर करें। फूड सर्व करने से पहले हैंड वॉश करें। बच्चा कहीं बाहर से आ रहा है, जैसे स्कूल से आ रहा है, खेल के आ रहा है या खाना खाने के लिए बैठ रहा है, तो हमेशा पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को एनकरेज करें कि हमेशा आते सबसे पहले सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करें, उसके बाद ही खाना खाए। और अगर बच्चा टॉयलेट यूज कर रहा है या फिर अपन कुछ भी ऐसे सैनिटरी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉपर हैंड वॉश करके ही आगे बढ़े। जी। सबसे इंपॉर्टेंट अपना सैनिटेशन का है। एंड नेक्स्ट है कि अगर खाना मदर ने प्रिपेयर किया तो क्लीन यूटेंसिल्स में प्रिपेयर करें और खाने को प्रॉपर्ली कवर करके रखें, जैसे बच्चे उसमें कंटामिनेशन के चांसेस कम से कम हो। और साथ ही साथ जब बच्चों को सर्व करें तो खाना एकदम फ्रेशली कुक्ड हो, क्योंकि जैसे जैसे खाना पुराना होता जाता है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बीमारियाँ अपनी मौसमी बीमारियाँ होती है वो कंटामिनेटेड फूड से, पानी से या कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट से होती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना कि हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे को मौसमी बीमारियों से बचा सकती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि जो आपको जानकारियाँ दी गई हैं वो तो आपके हाथ की बात है और डॉक्टरों के हाथ की बात। डॉक्टर तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इस गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतें, क्या क्या ज़रूरतें हैं, ये आपने महसूस किया कि स्वच्छता और सफाई ये पहली ज़रूरत है
और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने बच्चों को अच्छे हाथों में सुरक्षित रख सकते हैं यदि आप थोड़ी सी सावधानियों पर ध्यान दें। वायरल जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उन पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए, अगर हो जाएं तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए? वायरल बीमारियां अभी जैसे मौसम चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार जी। जो बहुत कॉमनली चल रहा है बच्चों में, तो इनके अंदर मेनली अपने को है कि बच्चों को, अगर किसी बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको कफिंग एटिकेट्स, स्नीजिंग एटिकेट्स, जैसे हैंडकरचिफ यूज करना है, एल्बो के अंदर स्नीजिंग करनी है, जिससे कि दूसरे बच्चों में ये नहीं फैले। और कोई बच्चा अगर उसके आसपास है तो वो बच्चा भी कुछ भी अपना रूटीन एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले हैंड वॉश करे। जैसे बच्चा स्कूल में है तो हो सकता है या तो ना बच्चा मास्क लगा ले, या फिर बच्चा जब भी खाना खा रहा है तो हैंड वॉश करके खाए, थोड़ी सी दूरी बना के रखे, क्योंकि जैसे अपने कोरोना काल में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ भुगता है। कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बिल्कुल। तो वही है भी, वो भी एक वायरल ही था और अभी जो चल रहा है वो भी वायरल है कि सब में हमेशा ये तो हमेशा मेरे को ध्यान रखना है कि जितना अपन दूरी बना के रखेंगे इन्फेक्टेड पेशेंट से उतना ही बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा है कि जब भी बच्चों को फीवर आता है तो हमें ध्यान रखना है कि फीवर में पैनिक ना होए, बच्चों को प्रॉपर रेस्ट करने दें, बच्चों को एकदम ढीले कपड़े पहना के रखें। मौसम के हिसाब से ज़्यादा, ऐसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के रखते हैं जी, तो मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी का मौसम है तो सिंगल कॉटन के क्लोथ्स पहना के रखें, बहुत है। ये तो क्या ओवर एक्टिंग से भी कभी कभी फीवर बढ़ जाता है बच्चे में। बहुत सही बात है। और बच्चों को लिक्विड बराबर पिलाते रहे, ऐसी कंडीशन में बराबर लिक्विड पिलाते रहे। और फीवर हो तो हमेशा एक बार एक्जिला से टेम्परेचर मेजर कर लें जी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा मौसम की वजह से गर्म लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में गर्म नहीं होता है, वो मौसम की वजह से बच्चा गर्म होता है, लेकिन फीवर हमेशा 99 डिग्री से ऊपर आ रहा हो तभी हम उसको फीवर कहते हैं। तो तभी बच्चों को पैरासीटामोल की मेडिसिन देनी चाहिए और हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करने के बाद जो प्रॉपर डोज है उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ओवर द काउंटर या अपने आप ना एंटीबायोटिक्स देने लग जाते हैं बच्चे को, तो वो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अपने आप एंटीबायोटिक्स ना दे। काफ़ी बीमारियाँ वायरल होती है जिनमें एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बच्चों को स्मॉल फीड्स देते रहें। बच्चा क्या होता है कि उस टाइम बच्चे का इंटेक पुअर हो जाता है तो बच्चे में एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, तो कम से कम इतना कि नॉर्मल डाइट जो हो सकता बच्चा आराम से पचा सके, इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो होता है वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके देते रहे ताकि बच्चे में एनर्जी लेवल बना रहे। बहुत सही बात डॉक्टर साहब आपने बताई। अब मैं एक बात बड़ी व्यक्तिगत पूछना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपकी जानकारियाँ ले रहे हैं, वो बिल्कुल समझ गए हैं कि उनको क्या क्या करना है। इस मौसम में बढ़ती हुई गर्मी के अंदर कूलर और जो कूलर, फ्रिज और एसी, इनका बहुत ज़्यादा वो होता है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, मैं कहता हूँ निम्न वर्गीय परिवार है, उसमें भी कूलर जैसी, पंखे जैसी चीज़ें होती हैं और उसमें कूलर की जो ठंडी हवा आती है। तो इस पर आप थोड़ा सा बताएं कि हमें कब एसी यूज़ करना है, कब नहीं करना है, बच्चों की सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और बच्चों की क्या, हमारी भी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल, देखो अपने को रूम एनवायरनमेंट के हिसाब से रखना है, न कि बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए न ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बच्चों को एक कंफर्टेबल सराउंडिंग्स मिलने चाहिए। जैसे कि बच्चे को बुखार आ रहा है और उसमें अपने को रूम ऑलरेडी बहुत गर्म रखा है तो बच्चे का बुखार कैसे उतरेगा? तो बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा जब बच्चा रूम एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। ऐसे जैसे अपन चला रहे हैं तो अपने को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज है या फिर बड़े बच्चे भी, लेकिन 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने को टेम्परेचर नीचे नहीं लेके जाना। तो वो ज़्यादा बच्चे के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। और डायरेक्ट हवा बच्चे पे कभी भी नहीं आने देनी। डायरेक्ट हवा से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो एक रूम का एक एयर करंट मेंटेन रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चा डायरेक्ट हवा के नीचे हो, डायरेक्ट फैन के नीचे हो, डायरेक्ट कूलर के सामने हो, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है। और कूलर में मोस्टली आजकल जैसे अभी मौसम चेंज होगा, फिर से बारिश का मौसम आएगा तो कूलर की वजह से पानी इकट्ठा रहता है उसमें, तो मॉस्किटोज वगैरह बहुत ज़्यादा पनपते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, डेंगू और मलेरिया, काफ़ी ये बुखार हो जाते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है उसका। तो दोस्तों एक चीज़ और निकल कर आ गई जो इस मेरे सवालों में शामिल नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक सवालों में बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत बारीक बात पकड़ी है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने कहा आपके यहाँ कूलर है, कूलर ठंड गर्मी मिटाने के काम आता है निश्चित रूप से, लेकिन उसका पानी बार बार बदलें। आप ऐसा ना करें कि उसका पानी 3 दिन से आप बाहर आएँ और आपने कूलर चला दिया। निश्चित रूप से अगर आप बाहर से आएँ या नहीं भी आएँ, ठहरा हुआ पानी है, उसमें मच्छर होंगे ही होंगे, और मच्छर अगर हैं अंदर पानी के अंदर और वो कूलर से अगर अंदर आ गए तो ये परेशानी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि एसी अगर आपके पास है, एसी की आप सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि एसी की हवा
जो सीधी आपके या आपके बच्चे पर नहीं पड़े, क्योंकि सीधी पड़ने से आपके बहुत सारी आप चलाकर भूल गए और उसके बाद में आपका मालूम चल रहा है कि मौसम बहुत ठंडा है और ठंडे में और ठंडा हो गया, कमरे का जो टेम्परेचर है वो इतना ठंडा हो गया कि बच्चा बीमार हो गया। बच्चा बीमार एसी से हो सकता है, लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखें। अब मैं टीकों पर बात करना चाहूँगा। बच्चों के टीके कौन कौन से होते हैं और कब कब लगने चाहिए? देखो, बच्चों के टीके अपन बात करें, शुरुआत होती है बर्थ के टीकों से। बर्थ पे बच्चों के 3 तरह के टीके लगते हैं। एक तो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए BCG का टीका लगता है, एक हेपेटाइटिस B जो पीलिया कराता है उसका 0 डोज लगती है, और एक पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं बच्चे को। ये बर्थ के टाइम होता है। फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, इन तीनों पे सेम टीके लगते हैं। जो 6 टीके एक में शामिल होते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस का, ये 3 तरह के टीके एक साथ लगते हैं। फिर एक पोलियो का टीका लगता है, और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो दिमागी बुखार भी करा सकता है बच्चे में, और जो बहुत बड़ा न्यूमोनिया भी करा सकता है, उसके टीके लगते हैं। और साथ ही साथ हेपेटाइटिस B की 3 डोज जो मैंने आपको बताई थी, बर्थ डोज 0 डोज लगती है बर्थ पे, फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे एक एक करके 3 डोज और लगती है। ये अपने हो गए प्राइमरी टीके। उसके बाद में 6 महीने पे ये टीका है डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अपन बात करें। ये कुछ टीके ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। तो 6 महीने और 7 महीने पे इन्फ्लुएंजा के 2 टीके लगते हैं जो 1 महीने के गैप में लगते हैं, और ये टीके बच्चों को बार बार होने वाली खांसी जुकाम से बचाते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ 6 महीने से 9 महीने के अंदर एक टीका लगता है टाइफाइड का, टाइफाइड बुखार का, जो प्राइवेट में ही अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन टाइफाइड का एक सिंगल डोज ही काफ़ी है पूरी लाइफ के लिए, एक सिंगल डोज सफिशिएंट होता है। उसके बाद में अपन बात करें 9 मंथ पे टीका लगता है मीजल्स, मम्स, रूबेला। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में लगता है मीजल्स और रूबेला का टीका, जिसमें मम्स का शामिल नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में लगता है मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो ये डिफरेंस है। और आजकल अपने देखा है, आपने भी सुना होगा कि मम्स के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मम्स के हर दूसरे पेशेंट में सुनने को मिल रहा है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे से इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी है ये। जी। तो इसमें ना ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है कि अगर मीजल्स, मम्स, रूबेला का टीका बच्चों को लगा होता तो हो सकता है ये चांसेस कम होते हैं। जी। तो एक ये प्रॉब्लम आजकल सामने आ रही है। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला का टीका लगता है 9 मंथ्स पे। उसके बाद में 12 मंथ्स पे लगता है पीलिया, वापस से हेपेटाइटिस A वाला। हेपेटाइटिस पीलिया जो होता है वो 5-6 तरह का होता है, जिसमें से एक ही वाटर से स्प्रेड होता है, ये हेपेटाइटिस A होता है, जिसकी 2 डोज लगती है। फर्स्ट डोज 12 महीने पे और सेकेंड डोज 18 महीने पे, 6 महीने के गैप में 2 डोज इसकी लगती है। और ये पीलिया जो होता है इसकी डोज भी अपने को सिर्फ प्राइवेट में ही मिलती है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है अभी। फिर 15 मंथ्स के ऊपर लगते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला की सेकंड डोज, जो अपने 9 मंथ पे फर्स्ट डोज लगाई थी उसके सेकंड डोज यहाँ पे लगती है, और चिकन पॉक्स के लिए फर्स्ट डोज यहाँ पे लगती है। और फिर 16 to 18 मंथ्स पे जो टीके अपने 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे लगाए थे, उनके बूस्टर्स लगते हैं यहाँ पे 16 से 18 महीने पे। फिर और 18 महीने पे साथ ही जो हेपेटाइटिस A जो इसका फर्स्ट डोज 12 महीने पे लगा था जॉन्डिस के लिए, वो सेकंड डोज अब जाके लगता है 18 महीने पे, 6 महीने के बाद। और फिर फाइनली 4 to 6 ईयर्स के अंदर अपने बाकी टीके जो है बूस्टर्स लगेंगे, जिसके अंदर एक चिकन पॉक्स का बूस्टर आ जाएगा, सेकंड है कि आपका DPT का फिर से बूस्टर आ जाएगा, और नेक्स्ट है कि MMR की 3rd डोज भी आजकल आ गई है। तो ये टीके अपने कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और एक लास्ट 10 ईयर पे जब बच्चा होता है, 10 ईयर पे DT का टीका लगता है। और साथ ही साथ एक न्यू आजकल वैक्सीन आया है जिसको बोलते हैं HPV वैक्सीन, स्पेशली फीमेल्स के अंदर सर्विक्स कैंसर का खतरा रहता है, तो उसके लिए एक 2 डोज अपने को फीमेल्स में 9 ईयर के बाद में अपन लगाते हैं, HPV 1 और HPV 2 सर्विक्स कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। तो ये अपना टीकाकरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके अलावा बच्चों को जैसे कभी कुत्ते ने काट लिया है तो उसका रेबीज का वैक्सीनेशन होता है, और भी कुछ ना, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि ना हाई रिस्क बीमारियाँ होती है, जिसको किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, किसी को बार बार न्यूमोनियाज हो रहे हैं, किसी को हार्ट की डिजीज़ है, तो उन्हें फ्लू के डोज अपन हर साल लगाते हैं 5 साल तक। ये हाई रिस्क कंडीशन आ जाती है। नहीं, आपने जो बात बताई है वो बहुत काम की बात बताई है, लेकिन डॉक्टर साहब परेशानी ये है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जितने उहापोह होते हैं, जितने बदहवासी से वो लाइफ जी रहा होता है, उसमें इतने सारे टीकों की संख्या और वो एक क्रम, वो तो मतलब कोई आदमी इतना दिखाया जाए किसी को कि भाई इसमें जाने, जैसे माफ़ करना, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा दर्शकों आपसे, जैसे कुत्तों के लिए कार्ड बनता है और कार्ड के अंदर वो हर चीज़ में जब जाते हैं आप इंजेक्शन लगते हैं तो वो उनके ऊपर लिखवा देते हैं कि ये इंजेक्शन लग गया है, ये इंजेक्शन लग गया है, तो उनके भी होते हैं, वो कम होते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि बचपन से लेके और 11 साल 12 साल तक के लिए आपने जो टीके बताए, तो उनको कैसे संयोजित किया जाए, और
कई बार ऐसा भी होता है कि टीके छूट जाते हैं, तो छूटने पर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है, हम उनको सबको एक वैक्सीनेशन कार्ड देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे बर्थ हुआ जहाँ पे भी, उस हॉस्पिटल से उनको एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, ठीक है, जिसमें पूरा उसका शेड्यूल बना हुआ होता है कि उसको कब कब कौन सा टीका लगवाना है। बिल्कुल। तो जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए पेरेंट्स लेके आते हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी पेरेंट्स को बता के देती हूँ कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए आए, तो अपना वैक्सीनेशन कार्ड साथ में लेके आना है, जिसमें कौन सा टीका लग गया वो इंडिकेटेड होता है, और नेक्स्ट ड्यू डेट किसकी है वो मेंशन होता है। फिर उसके बाद में हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि लास्ट वैक्सीनेशन से कभी कोई उसको सीरियस कोई रिएक्शन तो नहीं हुई है जी। सीरियस रिएक्शन जैसे कि बहुत हाई ग्रेड फीवर बहुत लंबे टाइम तक चला हो, या फिर बच्चा 3 घंटे से ऊपर लगातार क्राई कर रहा हो। ओके। ये बहुत ना ये ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगाने की नहीं लगानी, या फिर किसी किसी बच्चे को सीजर्स भी आ जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है जो पेरेंट्स हमें बताते हैं। और साथ ही साथ बच्चे को किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है, या अभी कोई मेजर इलनेस से बच्चा नहीं निकला है, ये सब हमें ध्यान रखने पेरेंट्स से पूछते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को ये भी बता देते हैं पेरेंट्स को कि इससे माइनर पेन, रिएक्शन, थोड़ा स्वेलिंग, ये सब आ सकता है। तो ये हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, और साथ ही साथ उनको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए वहीं बैठने को बोलते हैं, ताकि कोई रिएक्शन हो तो फिर उसी टाइम पे मालूम चल जाए। तो ये एक शेड्यूल अपन पूरा उसका कवर करते हैं। ओके ओके। एक सवाल जो है जो मेरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप आ गए हैं तो आपको फ़ायदा उठाया जाए, वो ये है कि रूबेला वायरस जो है उसका आपने जिक्र किया। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उस समय भी ये वायरस अटैक करता है बच्चे पर, रूबेला वायरस उस समय भी अटैक करता है। पैदा होने के बाद तो आपने खैर उनसे सावधानी के लिए टीके लगा दिए, लेकिन वो अंदर होता है। ये रूबेला वायरस क्या है और इसके होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्रेगनेंसी में अगर को रूबेला हो जाता है, तो बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा रिस्क की चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। इसमें क्या क्या हो सकता है, बच्चे को सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो सकता है, कान की आवाज़ जो है उसकी वो हियरिंग की प्रॉब्लम वो हो जाती है उसको। नेक्स्ट उसको आईज में कैटरेक्ट हो सकता है, और लास्ट है कि उसको कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं जिसको, दिल में छेद हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क की चीज़ है, इसलिए हम हर एक मदर को बोलते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। फिर जैसे कि ना कुछ मदर्स को कंप्लेन होती है, कुछ पुरानी प्रीवियस कुछ बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री होती है, कुछ अबॉर्शन वगैरह की, तो उनका जैसे गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह टेस्ट भी करवाते हैं रूबेला वगैरह के लिए। तो वो इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कोई सीरियस वाला प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। सीरियस प्रॉब्लम है तो बच्चे की जान को भी रिस्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ माइनर है तो उसमें ऐसे रूबेला सिंड्रोम की रिस्क रहती है, जिसमें ये वाले सिम्टम्स बच्चे में अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये तो मैंने विशेष जानकारी के लिए पूछ लिया आपसे, और लोगों ने इसको पसंद भी किया होगा कि ऐसा अगर कभी बताएं तो इसके कई वो होते हैं। एक चीज़ है कि मतलब जो टीके 2 तरह के बताए आपने, एक तो सरकारी टीका और एक प्राइवेट टीका। तो सरकारी टीका और प्राइवेट टीके में अंतर क्या होता है? जनरली ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस डिफरेंस होता है कि कुछ टीके प्राइवेट में पेनलेस भी आते हैं, जो आजकल काफ़ी पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चों को ज़्यादा पेन नहीं हो, क्योंकि इंजेक्शन साइड का पेन तो सब में बराबर ही होता है, लेकिन कुछ बात के साइड इफेक्ट्स बच्चे में कम होते हैं पेनलेस में। जैसे कि फीवर इतना नहीं आता, बच्चे में पेन होता है वो इतना नहीं होता, बच्चा इरिटेबल बहुत रहता है 2-3 दिन के लिए, तो वो इतना नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस स्टार्टिंग के जो वैक्सीन है पेनलेस, एक तो वो होता है। सेकेंड, जो मैंने आपको कुछ बताया कि कुछ वैक्सीन गवर्नमेंट वाले शेड्यूल में अवेलेबल नहीं है, वो ओनली प्राइवेट में ही लगते हैं। जैसे 4 वैक्सीन ऐसी है, जैसे कि टाइफाइड है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, और साथ में आपका ये जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए वाला, ये 4 वैक्सीन ऐसी है जो गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट में अवेलेबल है। तो वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट का शेड्यूल फॉलो करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ये 4 वैक्सीन उनकी ड्यू चल रही है जो उनको लगवानी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है जो कई लोग पूछना भी चाह रहे हैं आपसे, वो ये है कि जब बच्चा 2 साल का होता है, जब उसके दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो दांत निकलने की से पैदा होने वाली बीमारियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल। जब बच्चों को दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे को ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, बहुत ज़्यादा लार टपकती रहती है बच्चे के पूरे माउथ के चारों तरफ रेसेस बन जाते हैं, और बच्चों को लो ग्रेड फीवर तो कंटिन्यूस हल्का हल्का बना ही रहता है, जिससे पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चा गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ बच्चों को क्या है, बच्चा हर चीज़ मुँह में लेने की ट्राई करता है, क्योंकि उसको इरिटेशन हो रहा है मसूड़ों में, तो जो भी चीज़ उसको दिखेगी वो मुँह में लेगा। तो क्या पुअर हाइजीन वगैरह होती है कई बार, उसकी वजह से बच्चों को क्या फिर पेट के इन्फेक्शन होने का डर रहता है, डायरिया वगैरह बच्चे को हो जाता है। तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ध्यान रखना है कि जो भी आसपास सराउंडिंग्स है बच्चे की, या जो भी आसपास बच्चे का सामान पड़ा हुआ है, सब चीज़ वेल क्लीन्ड हो,
प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन रहे। और साथ ही साथ बच्चे को जैसे लो ग्रेड फीवर चल रहा हो तो उसके लिए हम उसको पैरासीटामोल की ड्रॉप दे सकते हैं। और बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इरिटेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने हैंड्स जो है वो अच्छे से सोप एंड वाटर से क्लीन करके मसूड़न बच्चे के धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं। ओके, ये अच्छी बात बताई आपने। हाँ, बहुत अच्छी बात। सेकंड ऑप्शन ये है कि एक ठंडे पानी में कॉटन का साफ कपड़ा लेके उसको ठंडे पानी में उसको डाल के फिर उससे भी अपन धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं, उससे बच्चों को काफ़ी कंफर्ट मिलता है। ओके, तो ये अपन कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, अब एक सवाल मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जो बीमारियां हैं वो तो आपने सारी की सारी बता दी कि बच्चों की बीमारियां, जिस ऐसी बीमारियां बता दी जो टीकों से भी ठीक हो सकती हैं, ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से भी ठीक हो सकती हैं, ऐसी बीमारियां जो ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारियों का क्या करोगे कि बच्चा खाना भी नहीं खा रहा, टीवी देख रहा है और बैठा हुआ है टीवी के सामने और हमेशा या तो मोबाइल लेके बैठा रहेगा या टीवी पर देखता रहेगा, जो चीज़ दे रहे हो वो खाना ही नहीं खाए। ये वाली जो मनोवैज्ञानिक, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ये बहुत ही कड़वा सच है। हाँ। कि हर किसी का बच्चा, हर कोई पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि मैम बच्चा तो मोबाइल ही देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, उसके बिना तो कुछ खाता ही नहीं है। हाँ। सबके सब इस चीज़ से बहुत परेशान है जी। तो यही कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ये गलती स्टार्टिंग अपन नहीं करते हैं। जी, अपन ही बिल्कुल। थक जाते हैं बच्चे के सामने, अपना ही पेशेंस लूज हो जाता है कि नहीं बच्चा नहीं खा रहा है तो चलो बच्चे को एक बार मोबाइल दिखा के खिला देते हैं, बच्चे को टीवी दिखा के खिला देते हैं ताकि बच्चा कैसे भी खा ले। लेकिन मैं आपको सबको ये कहना चाहूँगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बोलते हैं कि पेशेंस पेज, सब्र का फल मीठा होता है। आज नहीं तो कल बच्चा खाने लग जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। जैसे कि बच्चों को स्टोरी सुना के, बच्चों को जो एक खाने का जो मोमेंट होता है उसको अपने को एक फन एक्टिविटी बनाना है, नहीं कि उसको अपने इजीली हार के छोड़ के उसको टीवी चला दिया और उसको खिलाने लग गए। अपने को उसमें थोड़ी कोशिश करनी है कि कुछ खाना उसको कुछ स्टोरी सुना रही है बच्चे के सामने, कुछ डांस करके, एक्टिविटी करके, बच्चे के साथ खेल के या बच्चे के सामने कॉपी करा के कि जैसे मैं खा रही हूँ तो बच्चा आप भी खा के देखो। इस तरह से बच्चे को अपने को ट्राई करना है। और ये एक दिन की कोशिश में नहीं होगा, इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें कोशिश नहीं हारना नहीं है कभी भी। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोशिश करते रहना है। और सेकंड चीज़ है कि टीवी और मोबाइल के देखने के तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। बच्चे ने एक बार स्टार्ट कर दिया ना, फिर वो बच्चे से छूटता भी नहीं है। और उसके साइड इफेक्ट धीरे धीरे ये होते हैं कि बच्चे के अंदर एक तो आईज पे स्ट्रेन पड़ने लग जाता है, नेक में बैक मसल्स में पेन होने लग जाता है। बच्चे की जो धीरे धीरे बड़ा होकर स्कूल की परफॉर्मेंस भी डाउन होने लग जाती है, क्योंकि बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं बैठता। कुछ बच्चे पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम बच्चा बोलने नहीं लगा अभी तक, बच्चे का स्पीच डिले हो जाता है, बच्चे में कंसंट्रेशन पावर डिले हो जाती है। और बच्चे में धीरे धीरे क्या होता है कि इनअटेंटिवनेस हो जाता है, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होने लग जाते हैं। फाइनली बच्चों की सोशल जो इंटरेक्शन है वो भी कम होने लग जाता है, स्कूल की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होने लग जाती है। तो ये तो हमें धीरे धीरे बच्चों को कंट्रोल ही करना पड़ेगा जी। इसके लिए यही है कि अपने को आउटडोर एक्टिविटीज़ को बच्चे को एनकरेज करना है, बच्चों को पार्क वगैरह में ले जाए। अब आउटडोर एक्टिविटीज़ तो रही नहीं है ना, माँ बापों को इतनी फुर्सत है कि वो बच्चों को गार्डन में ले जाएं, ना गार्डन इतने अच्छे हैं, ना गार्डन के अंदर ऐसा है। अब तो सब इंडोर एक्टिविटीज़ ही हैं। थके आ रहे माँ बाप, नौकरी पेशा लोग घर आते हैं और वो भी ये चाहते हैं कि ठीक है टीवी देख रहा है बच्चा, देखता रहे, मोबाइल पे खेल रहा है खेलता रहे, आधा घंटे मेरे को तो आराम मिलेगा कम से कम। लोग अपने कंफर्ट जोन में आने की वजह से बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और आज अगर मैं सच कहूँ तो अगर हमने जितनी भी बातें सुनी उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर सवाल है तो यही है कि आप कितना अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से जोड़ रहे हैं, क्योंकि बीच टीवी और मोबाइल के बीच में एक कंप्यूटर भी आएगा जो बहुत ज़रूरी होगा। तो बेहतर यह है कि आप मोबाइल और कंप्यूटर उससे दूर रखें, कंप्यूटर में भी, क्योंकि उसको खपना है। इसलिए अगर पूरी ज़िंदगी अगर मोबाइल स्क्रीन के सामने ही जानी है तो ये बहुत अच्छी लक्षण नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारे तरीके से बताया। और एक अच्छी बात इन्होंने बताई कि जब छोटा बच्चा खाना खाए तो उसको फ़न एक्टिविटीज़ बनाइए। आपको डांस करना पड़े, आपको खाना खिलाने के लिए जो भी करना पड़े, पर कम से कम भगवान के लिए आप ये ना करें कि उसको दूरदर्शन के या टेलीविज़न के भरोसे छोड़ दें या मोबाइल दे के कहें कि खाना खाते रहे। इस जिद को ना मानें। आज आपने आकर बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये हैं डॉक्टर प्रीति गर्ग जो मित्तल हॉस्पिटल के अंदर हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। कभी भी आपको अपने बच्चों के संबंध में कोई राय लेनी है, कहीं भी कोई जानकारी प्राप्त करनी है, अपना इलाज कराना है, तो आप प्रीति गर्ग से संबंध स्थापित कर सकते हैं। मित्तल हॉस्पिटल जाकर उनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।